ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है आज के मेहमान और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बार आपको मिलवाती हूं एक ऐसे विशेष मेहमान से जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। ऐसे आज के विशेष मेहमान हैं और उस विशेष मेहमान से मैं आपका परिचय कराऊं उससे पहले मैं बता दूं, मेरे साथ मेरी सखी है स्टूडियो में, दर्शनी प्रिया जी। जी, तो आज एक खास दिन है और खास अवसर भी, क्योंकि हमारे स्टूडियो में बैठे एक खास अतिथि जिनका नाम है उदय देशपांडे जी और ये महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं। इन्हें ध्वजवाहक माना जाता है मल्लखंब का और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मल्लखंब के कोच भी हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और विश्व मल्लखंब फेडरेशन के निदेशक भी हैं और आपने बहुत सारे मेडल लिए हैं, पुरस्कार लिए हैं और अब आपको वर्ष 2024 का पद्मश्री सम्मान भी मिला है। तो स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में, जहाँ हम आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। बिल्कुल जी सर, मल्लखंब, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मल्लखंब के बारे में जानकारी नहीं है। क्या है मल्लखंब, बताएं। ये एक लकड़ी का खंबा होता है जो ज़मीन में गाड़ा जाता है और ज़मीन के ऊपर 8 साढ़े 8 फीट ऊंचा, और जैसे मनुष्य का देह है वैसे ऊपर सिर, फिर गर्दन और फिर शरीर बिल्कुल चिकना, और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, टर्निंग, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग, जिससे हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक हर एक पार्ट को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज मिलता है। ये दुनिया में एकमात्र प्रकार है। जैसे बाकी सारे खेल जो ज़मीन के लेवल में खेले जाते हैं, जैसे हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, लेकिन ये खेल है ज़मीन के ऊपर 2 फीट, 4 फीट, 8 फीट, 10 फीट ऊंचाई पर खेला जाता है। इससे न केवल हाथों और पैरों की मांसपेशियाँ बल्कि इंटरनल सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको भी बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है। और अपने जो मानसिक एबिलिटीज़ हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, ग्रास्पिंग है, ये सभी एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी डेवलप की जा सकती है। ये जो खेल है मल्लखंब कितना पुराना है, क्या है इसका इतिहास, कब शुरू हुआ? मल्लखंब का उगम बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो रामायण महाभारत काल से मल्लखंब जाना जाता है, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि मल्लखंब के उद्गाता है महाबली हनुमान। और वैसे हमें बहुत सारी जगह पे एक कपाल कुरंटक योग है जो हजारों साल पहले, उसमें भी मल्लखंब की कुछ क्रियाएं एक्सप्लेन की गई है। 1135 में सोमेश्वर चालुक्य ने लिखा हुआ एक मानसोल्लास नाम का ग्रंथ है, जिसमें भी मल्लखंब सदृश क्रियाएं दिखाई देती है। तमिलनाडु में कुछ केव्स हैं, तो के गणेश करके वहाँ के मल्लखंब के एक प्रशिक्षक है, उन्होंने उस केव को ढूंढकर उसके फोटोग्राफ प्रसारित किए हैं, जहाँ पर अलग अलग महिलाएं भी मल्लखंब करती हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन इतिहास के तौर पर हम जानते हैं कि दूसरे बाजीराव पेशवे के ज़माने में बाजीराव पेशवा के पास 52 पहलवान थे, जिनका काम सिर्फ कुश्ती लड़ना, कुश्ती खेलना, इतना ही था। और हैदराबाद के निजाम से अली और गुलाब, ये 2 पहलवान आ गए जो 6.5-7 फीट कद के लंबे बलदंड पहलवान थे, जिनका लौकिक था कि आज तक उन्हें कोई कुश्ती में हरा नहीं सका था। तो उन्होंने चुनौती दी है कि हमारे साथ लड़ने के लिए दरबार में कोई है तो आगे आ जाइए, या तो आपका पराभव कबूल कर दीजिए, हम उत्तर की ओर निकल जाएंगे। तो ये 52 पहलवानों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उनके आह्वान का स्वीकार करना। लेकिन एक बालमभट्ट दादा देवधर थे जो 17-18 साल के थे, जिनका पूजा अर्चा करना यही उनका काम था। लेकिन दरबार की इज्जत देखकर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस आह्वान का स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने कुछ मुदत मांग ली और महाराष्ट्र में नासिक जिले में निफाड तालुके में कोठरे नाम का गांव है, जहाँ उनकी माँ रहती थी, माँ के आशीर्वाद लिए। और वहाँ से नज़दीक में एक सप्तशृंगी गॉडेस है, यानी गॉडेस ऑफ 7 पीक्स ऑफ माउंटेन, सप्तशृंगी, 7 हॉर्न्स। तो वहाँ पर उसका एबोर्ड था, जहाँ पर तो उन्होंने जाकर वहाँ अनुष्ठान किया। देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा बजरंगबली आपके सपने में आएंगे और कुश्ती के कुछ दाव दिखा देंगे। तो वैसे बजरंगबली ने उन्हें दर्शन दिए
और एक लकड़ी के खंबे के ऊपर कुछ कुश्ती के दाव दिखा दिए। उन्होंने वहाँ एक लकड़ी का खंबा तैयार किया, उसके ऊपर उसका अभ्यास किया और जो मुदत दी थी उसमें वो वापस पूना में आ गए और वो अली और गुलाब से उनकी कुश्ती हो गई। अली को उन्होंने इतनी बुरी तरह से परास्त किया कि गुलाब देकर भाग गया, तो इसीलिए उन्होंने उस खंबे को नाम दिया मल्लखम। वाह, बहुत अच्छा है ये तो। है ना? मलखम कितना बिल्कुल मतलब इसका बड़ी शाब्दिक अर्थ भी तरजीह। है। सर ऐसा कहते हैं कि जो खेल है वो किसी भी क्षेत्र में हो, महिला और पुरुष समान रूप से खेलते हैं उसको, लेकिन मलखम में ऐसा माना जाता है कि जो फिक्स्ड और एक हैंगिंग मलखम है ये केवल पुरुषों द्वारा खेला जाता है और एक रोप मलखम है जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। तो ऐसा क्यों, मतलब ये दोनों क्षेत्र महिलाओं के लिए वर्जित क्यों है, जो फिक्स्ड और हैंगिंग मलखम है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहले कंसेप्ट था कि मलखम जो है वो लकड़ी का खंबा है, तो उसके ऊपर जब कसरत करते हैं तो लकड़ी के खंबे को ऑयल लगाया जाता था, कैस्टर ऑयल, और इसके लिए सिर्फ एक स्विमिंग ट्रंक जैसे पहन के उसके ऊपर कसरत करते थे ताकि पूरे शरीर को ऑटोमेटिक मसाज हो जाता था। इसके लिए फिर लेडीज नहीं करती थी, सिर्फ लड़के उसके ऊपर करते थे। लेकिन अभी हमने जो 2019 में मलखम की पहली विश्व अजिंक्य स्पर्धा ली थी, उसमें हमने लड़कों के लिए पोल मलखम और रोप मलखम और लड़कियों के लिए भी पोल मलखम और रोप मलखम दोनों लगाया था। और उसमें आपको अचरज होगा कि पोल मलखम पर जो गोल्ड मेडल रिसीव किया वो काइके टाकेमोटो करके जापान की लड़की थी, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। और डेलिया सिरुटी करके एक इटली की लड़की थी जिसने सिल्वर मेडल ले लिया। और हिमानी परब जो हमारे महाराष्ट्र की मुंबई की लड़की थी उसने ब्रॉन्ज मेडल ले लिया। लेकिन पोल और हैंगिंग की टोटल मिलाकर हिमानी फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गई। जी, तो जो आप ये बता रहे हैं कि जापानी महिला इसमें फर्स्ट आ चैंपियन गई। बनी, जी, तो जो ये खेल है इसका उद्गम तो भारत है, पर वो बाहर देशों में भी आप उसे लेके गए हैं। उस जो यात्रा के बारे में बताएं कि कैसे ये विचार आया कि इसको कहीं हम लोग बाहर भी फैलाएं और इतना प्राचीन जो ये खेल है इसका फायदा बाकी देशों को भी पहुंचे। Exactly. वो जो यात्रा है उसके बारे में हमारे सुनने वालों को जरूर बताएं। मैंने जब शुरू किया था मैं बहुत छोटा था और मेरे समर्थ व्यायाम मंदिर जो मुंबई की 99 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सिर्फ 2-3 लड़के मलखम करते थे। लेकिन आज इस संस्था में 100 लड़के 100 लड़कियां डेली मलखम करते हैं। वैसे मुंबई में 2-3 संस्थाएं थी जहाँ पर मलखम चलता था, लेकिन आज मुंबई और सबर्ब में 200 से ज़्यादा संस्थाएं जहाँ मलखम चलता है छोटे मोटे पैमाने पे। और उसके बाद महाराष्ट्र के एक 2-3 जिले थे, मुंबई, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, जहाँ मलखम था। लेकिन आज महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट में एक स्वतंत्र जिला मलखम संगठन है और वो स्टेट एसोसिएशन से एफिलिएटेड है। और उसके बाद महाराष्ट्र के बाहर भारत में हर एक राज्य में मलखम चलता है। वैसे 33 स्टेट एसोसिएशंस हैं जो रजिस्टर्ड है एंड एफिलिएटेड टू द मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इतना होने के बाद में मैंने सोचा कि हमारे यहाँ एक लोगों की धारणा है कि हमने कुछ भी बोला तो लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में अखबार में कुछ आ गया है, बाहर के लोगों ने बोला तो उसके ऊपर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इसके लिए हमने फिर मलखम को भारत के बाहर ले जाने का कोशिश किया। पहले जापान गए, फिर फ्रांस गए, फिर जर्मनी गए, ऐसे करते करते आज 52 देशों में मैं जा चुका हूँ। और जहाँ मैंने मलखम को शुरू किया है, जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ एशियन कंट्रीज में हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, क्रोएशिया, जापान, चाइना, कंबोडिया, यूरोप में भी स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इतने 52 देशों के लोगों को सिखाने के बाद मैंने सोचा कि चलो इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आए। इसके लिए 2019 में हमने एक बहुत आलिशान भव्य वातानुकूलित एक शामियाना बनाकर वहाँ मलखम की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप कंडक्ट की, जिसमें 15 देशों ने हिस्सा लिया और वो बहुत सुंदर स्पर्धा हो गई। उसके बाद 2023 में फिर मलखम की दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई जो असम में हुई थी। अभी 3rd वर्ल्ड चैंपियनशिप मलखम की होगी जो वियतनाम में होगी या यूएसए में होगी या नेपाल में होगी। ये 3 देशों ने इच्छा व्यक्त की कि हमारे कंट्री में आप मलखम की वर्ल्ड चैंपियनशिप करें। तो इसका मलखम का प्रचार और प्रसार बहुत ज़्यादा देशों में हो चुका है और अभी इट इज़ नोन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड।
प्रिया, मेरा मन कर रहा है कि काश मैंने भी सीखा होता। क्या तुम्हारे मन में ये बात आ रही है? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूँ, मैंने तो बल्कि कहा भी है सर से कि हम लेकिन क्या हम सीख पाएंगे बिल्कुल इस उम्र में? आप ये तो सर बताएं सर, आप करते हैं मलखम अभी? मैं अभी भी करता हूँ। आई एम नाउ 71 और अभी भी मलखम करता हूँ। सक्रिय है अभी। ये तो बहुत प्रेरणास्पद है। ये पहले से एक मिसकंसेप्शन था कि मलखम तो सिर्फ छोटे बच्चे ही करते हैं, लेकिन इसको मैंने छेद दिया। मैंने बड़ों को भी मलखम सिखाना शुरू किया और एक शांतिलाल संघवी है जिन्होंने एट द एज ऑफ 82 उन्होंने मलखम सीखना शुरू किया। और जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप किया था 2019 में, दैट टाइम ही वाज 89 ईयर्स ऑफ एज, तो उन्होंने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के इनॉग्रेशन में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था मलखम का। यानी मलखम किसी भी एज का कोई भी आदमी कर सकता है। तो प्रिया, ये तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी एक आशा की किरण है कि हम अभी भी सीख सकते हैं। ये बहुत अभी देर नहीं हो रही। मलखम ऐतिहासिक और पारंपरिक खेल है और महाराष्ट्र से बाहर भी कई राज्यों में इसका विस्तार हुआ है। तो मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रयास कर रही है जो सीखने को इच्छुक हैं या जो आर्थिक रूप से अशक्त हैं, फीस चुका देने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए फेडरेशन क्या कर रही है? क्या है मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया? ये एक राज्य स्तरीय संगठन है। सभी राज्यों के सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट मिलाकर उन्होंने ये संगठन बनाया हुआ है और इससे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में मलखम का फैलाव हो और हर साल मलखम की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो। मलखम के जजेस के लिए एक क्लिनिक हो जिससे अच्छे निर्णायक बने। ये सब काम फेडरेशन की ओर से होता है और इस काम में हम देख रहे हैं कुछ सालों से ज़्यादा बच्चे मलखम की ओर आकर्षित हो रहे हैं और मलखम की नेशनल चैंपियनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या निर्धन बच्चों के लिए जो सीख सकें? बिल्कुल, मैंने खुद महाराष्ट्र में हर एक आदिवासी वनवासी इलाकों में जाकर भी वहाँ मलखम सिखाया है। इतना ही नहीं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पर एक दुर्गम प्रांत है लेकिन वहाँ के पहाड़ी इलाके के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अरे वाह। तो विवेकानंद केंद्र विद्यालय के माध्यम से, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, यहाँ सब जगह पे मैंने मलखम का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है। और जो आप बता रहे हैं ये तो एक तरह का हम कहें व्यायाम है, जिम्नास्टिक समझ लीजिए कि पूरा जो शरीर है वो लचीला हो जाता है। लेकिन एक बात है प्रिया, इस समय दिल्ली के ज्यादातर स्कूल में कहीं ना कहीं ये सुविधा है कि वो जिम्नास्टिक सीख सकते हैं। जो पार्क हैं जगह जगह, वहाँ पर जूडो कराटे सिखाने वाले आते हैं। लेकिन हमारा जो अपना खेल है मलखम, ये इच्छा जरूर रहेगी कि वो भी इतना आगे बढ़े, खूब बढ़े कि घर घर बच्चा इसके बारे में जानता हो। हालांकि बहुत सारी हिंदी फिल्में भी हैं जिसमें कि ये फिल्माया गया है। मुझे लगता है उससे थोड़ा सा और लोगों को समझ में आया जी कि ये खेल है। स्कूलों में भी पहुंचना चाहिए, है ना? स्कूलों में पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा बच्चा इस प्राचीन खेल से अवगत हो सके, इसको अपना सके। और कच्ची उम्र में तो ना अपनाना और आसान होता है। ये मलखम की विशेषता है कि जैसे बाकी सभी खेल जो हैं वहाँ पे एक तो बहुत बड़े मैदान लगते हैं या बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट लगता है, लेकिन ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। एक लकड़ी का खंबा हो या एक रस्सी हो, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे हम जिम में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग मशीन्स होते हैं। काफ मसल्स के व्यायाम के लिए अलग मशीन होता है, थाई मसल्स के लिए व्यायाम के लिए अलग मशीन होता है, या कमर के लिए, पीठ के लिए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए अलग अलग मशीन्स होते हैं। ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो एक सिर्फ लकड़ी का खंबा हो या एक रस्सी हो, लेकिन पूरे शरीर को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम मिलता है। तो इसका प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक डिफ़िकल्टी ये है कि सिखाएगा कौन? यदि अच्छा सिखाने वाला न हो तो ये रिस्की खेल है। हाथ पैर मोड़ने की या टूटने की संभावना ज़्यादा है। हम हमेशा बोलते हैं कि ये बात करना ठीक है, स्कूलों में मलखम जाना चाहिए, सभी स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन आज एक गणित हो या साइंस हो या भाषा हो, विज्ञान हो, इसका शिक्षक अच्छा नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चों को मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन मलखम का टीचर अच्छा नहीं होगा तो बच्चा ऊपर से नीचे गिरने की संभावना है, हाथ पैर टूटने की संभावना है। तो उसके लिए शिक्षक ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसीलिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तैयार हो। जैसे NIS है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
इनकी ओर से भी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करके मलखम्ब के प्रशिक्षक की संख्या बढ़े ताकि मलखम्ब ज़्यादा फैला सके। मुझे लगता है कि अगर प्रिया इसके बारे में प्रचार प्रसार हो तो लोगों के मन में जरूर एक ये बात आएगी कि क्यों ना ये खेल अपनाया जाए। ये डर मुझे भी था कि अगर बच्चे जिम्नास्टिक सीखते हैं कहीं गिर ना जाएं, कहीं हड्डी, वो जो आपने अभी एक जो चिंता जाहिर करी, वो चिंता मेरी भी एक ऐसा अभिभावक थी ये बात। तो वो बात आपने सही की कि कम से कम आधारभूत ढांचा तो हर स्कूल में चाहिए, हर पार्क में चाहिए। और सर ने एक चीज और बिल्कुल ठीक कही कि ये निपुणता और संतुलन का खेल है। बिल्कुल। तो इसमें हमें योग्य शिक्षकों की भी जरूरत पड़ेगी जो बच्चों को सिखा सके। तो जैसे योग की शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ मलखम्ब के लिए होना चाहिए। ये आयुष मंत्रालय ने लेना चाहिए कि जैसे योग को पूरे विश्व में फैला दिया है, और आयुष मंत्रालय ने भी योग के लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं की है, प्रशिक्षक तैयार करने की, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज की, वैसे मलखम्ब के लिए भी होना चाहिए। मलखम्ब इज नथिंग एल्स एक्सटेंशन ऑफ योगा ऑन द पोल और ऑन द रोप। जो आप जमीन पे करते हैं वही आसन आप रस्सी के ऊपर या पोल के ऊपर करते हैं। तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नेज की ज़रूरत है। वो यदि मिल जाए गवर्नमेंट से, राजस्व मिल जाए थोड़ा, तो मलखम्ब बहुत अच्छा फैल सकता है। सर आप पिछले 50-60 दशकों से हैं, आप मलखम्ब को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं, आपने पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया है। अब आपको पद्मश्री भी मिला है। क्या अपेक्षा थी कि पद्मश्री मिलेगा? क्योंकि आपने बहुत सारे सम्मान पहले भी हासिल किए हैं, लेकिन मलखम्ब को लेकर इतना बड़ा राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, अब लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ गई हैं। तो आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ स्वप्न है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे पद्मश्री जैसा अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मलखम्ब में जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मलखम्ब को केंद्र शासन से मान्यता भी नहीं थी। वो कहते थे मलखम्ब खेल थोड़ी है, वो तो दंड बैठक जैसा एक व्यायाम है, उसको खेल कैसे मानेंगे। लेकिन हमने मलखम्ब के पहले तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया मलखम्ब के भी नेशनल चैम्पियनशिप्स लेते थे, फिर ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में जिम्नास्टिक के साथ मलखम्ब भी जुड़ा हुआ था। लेकिन 1980 से मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और हमने हर साल मलखम्ब की नेशनल चैम्पियनशिप लेना शुरू किया। और वो भी कहाँ कहाँ लिया, भरतपुर में राजस्थान में लिया, अमृतसर में पंजाब में लिया, झांसी में उत्तर प्रदेश में मलखम्ब की नेशनल्स हो गई, उज्जैन में मध्य प्रदेश में हो गई, धारवाड़ दावणगिरी में कर्नाटक में हो गई, महाराष्ट्र में तो पूना, फलटण, सातारा, सांगली, हर जगह पे हमने मलखम्ब की नेशनल्स ली। हमने 100 से ज़्यादा एमपीज़ को पूरे इंडिया से कांटेक्ट किया, उनके पास गए, उनके पास से लेटर ले लिए कि मलखम्ब एक खेल है, उसको मान्यता देना ज़रूरी है। और ये सब लेटर्स हमने केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री साहब को दे दिए। फिर 1996 में मुंबई के एक एमपी थे, उन्होंने मुझे बुला लिया, दिल्ली आ जाओ, कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात है। तो मैंने सभी कागज़ इकट्ठे किए, जहाँ जहाँ नेशनल लिए थे, कौन कौन से स्टेट से खिलाड़ी आए थे, कौन कौन से निर्णायक थे, और कितनी भाषाओं में उसको इंडियन जर्नल्स ने पब्लिसाइज किया था, ये सब लेकर क्रीड़ा मंत्री के पास गए और उन्होंने 1 घंटा चर्चा की और तुरंत मुझे लेटर दे दिया कि मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय उदय देशपांडे इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज। तो 96 में मलखम्ब को केंद्र शासन की मान्यता मिली और फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी मान्यता दी। तो यहाँ से काम शुरू हुआ और आज मलखम्ब को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, आज मलखम्ब को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रहा है और आज मलखम्ब को पद्मश्री मिल रहा है। ये बहुत लंबी जर्नी है, बहुत संघर्षमय जर्नी है। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे पद्मश्री मिलेगा। और आज तक हमने बहुत सारे ऐसे पद्मश्री देखे हैं जो फिल्म स्टार्स हैं या क्रिकेट वाले हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन ऐसे भूले बिसरे हिरासत को आगे लाने के लिए कुछ करना बड़ा काम है जी। चुनौतियाँ क्या हैं? तो सबसे बड़ी ये चुनौती है कि इस खेल को हमने एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, वहाँ तक ले जाना है। और ये डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स का ये रूल है कि जब 5 कॉन्टिनेंट्स में 75 कंट्रीज में ये खेल जाएगा तो वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट हो सकता है। तो कबड्डी ने भी बड़ी चुनौतियां झेली हैं, कबड्डी का जो खेल था। बिल्कुल। पर आज देखिए कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है। तो मुझे लगता है कि मलखम्ब तो आगे जाना बनता है ना प्रिया? और देसी खेलों का तो बहुत जरूरी है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसलिंग, योगा एंड जिम्नास्टिक्स, तीनों इसमें आ जाते हैं। जब हम ट्रैवल करते थे
तो हम ट्रेन से जाते थे। उस समय कंसेशन भी नहीं था, बाद में कंसेशन मिलना शुरू हुआ। लेकिन आज मलखम्ब के खिलाड़ी जब नेशनल को, खेलो इंडिया को जाते हैं तो वो फ्लाइट से जाते हैं। क्या बात है। और नेशनल के विनर्स जो हैं उनको 10,000 रुपये महीने का, ऐसे साल का 1,20,000 स्कॉलरशिप मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा प्रयास है सरकार की। और मलखम्ब के सेंटर्स, 100 से ज़्यादा सेंटर्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हर स्टेट में तैयार किए हैं, जहाँ पर 5 लाख का एक अनुदान दे दिया है, उनको ग्रांट दे दी है, और एक प्रशिक्षक जिसको 35-40 हज़ार महीने का तनख्वाह है, ऐसे प्रशिक्षक की नियुक्ति कर दी है। ये बहुत बड़ा काम है, इसके खेल आगे ज़्यादा बढ़ सकता है। ब्लाइंड बच्चे हैं जो कुछ भी देख नहीं सकते हैं, वो भी मलखम्ब बहुत अच्छा कर सकते हैं जी। मैंने मुंबई में 3 ब्लाइंड स्कूल्स हैं, वहाँ जाकर ब्लाइंड बच्चों को मलखम्ब सिखाया। यदि बच्चे मलखम्ब करते हुए आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो ब्लाइंड है। अच्छा। जिन्होंने कभी देखा नहीं पद्मासन क्या है, एक पाद शीरासन क्या है, पश्चिमोत्तानासन क्या है, लेकिन वो इतना अच्छे ढंग से करते हैं क्योंकि उन्होंने जब करना शुरू किया था, मुझे चैलेंज था क्योंकि मैंने आज तक ऐसे सिखाया था कि खुद करके दिखाना और बच्चों को बोलना मैंने कैसे किया, अभी आप करो। तो इनको तो दिखाने का सवाल ही नहीं, वो देख नहीं पाएंगे। तो हर एक जो करने की चीज़ है वो वर्बल कमांड्स में उनको बताना है कि आपके सामने रस्सी है, रस्सी को हाथ पकड़ो, बाया पैर अंदर से डालो, अंगूठे में रस्सी पकड़ो, पैर सीधा करो। और वो सिर्फ आपको सुनते हैं और ब्लाइंडली फेथ करके जैसे आप कहते हैं वैसे करते जाते हैं और बहुत अच्छा कर पाते हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं अकेला नहीं हूँ। आज तमिलनाडु हो, आज मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हर स्टेट में इतने लोग हैं जो अपना अपना जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, पढ़ाई है, वो करते ही हैं। उसके साथ साथ मलखम्ब के लिए इतने घंटे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मलखम्ब पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जैसा आपने पूछा कि अवार्ड के बारे में, ये तो सम्मान है ही, लेकिन मेरा अकेले का सम्मान नहीं है। मलखम्ब के लिए इतने लोगों ने मेरे पहले भी इतना काम किया है, जैसे बालमभट्ट दादा देवधर, उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चारों राज्यों में मलखम्ब को बहुत फैलाया। उस जमाने में उनके शिष्य संप्रदाय थे, कोनभट्ट नाना गुड़बोले थे, अच्युतराव। उसके बाद महाराष्ट्र में भी अमरावती है, अमरावती में अंबादास पंत वैद्य थे, हरिराव देशपांडे थे, या भानु तालीम संस्था के वैद्य महोदय करमरकर थे, ये रामदास कल्याणपुरकर थे। इन्होंने भी इतना काम किया है। उस समय तो कहाँ अवार्ड्स थे, कहाँ पुरस्कार थे, कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी कोई अपेक्षा भी नहीं थी। तो आज यदि मुझे सम्मान मिला है तो मेरा अकेले का सम्मान नहीं, ये सब लोगों का वो सम्मान है, ऐसे मैं मानता हूँ। बिल्कुल। वाह, कितनी सुंदर और प्रेरक बात की। हम लक्ष्य तक जब पहुँचते हैं उसके पीछे कितने ऐसे अनगिनत नाम होते हैं, कितनी त्याग होता है, तब जाके वो मंजिल मिलती है। लेकिन आगे बहुत सारी मंजिलें इस खेल को तय करनी है, बहुत आगे जाना है और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, पूरे विश्व तक पहुंचना है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये खेल बहुत और भी लोकप्रिय होगा। उदय देशपांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। प्रिया जी बिल्कुल, और मुझे तो ये अच्छा लगा जान के कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, ऐसे योद्धाओं का जो खेल है वो आदरणीय उदय सर के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है और देश का ये सिरमौर बने, हम ये चाहते हैं। इसी अपेक्षा के साथ हम आपको विदा भी करते हैं इस कार्यक्रम से। घड़ी तो कह रही है कि समय हो चला है, हमारा तो मन है कि ये कार्यक्रम जारी रहे, लेकिन हमें समय के अनुशासन को तो मानना ही है। तो समेटते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान। और आज के मेहमान में आज आपके साथ थे आदरणीय उदय देशपांडे जी और मेरी सखी दर्शिनी प्रिया और मैं रश्मि कुकरेती। हम तीनों मिलकर आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं नमस्कार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।